Hi, good morning to all of you. This is third video of this chapter resource and development. Today we are going to study resource planning and its conservation. Let's begin. Resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. इसका मतलब कि प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है. वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स पूरे ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड पे सभी प्लानिंग करते हैं, हर जगह प्लानिंग होती है. तो प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है जो रिसोर्सेज को रैशनल वे पे मतलब बुद्धिमत्तापूर्वक यूज करने में हेल्पफुल होती है. प्लानिंग मीन्स हियर कि इंश्योरिंग ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब वर्क, फॉर परफॉर्मिंग अ वर्क. कैसे? तो समझिए, जैसे एक ये पर्सन है, अगर इसको एक कोल माइंस लगानी है, एक बिजनेस करना है, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा. जैसे ये कोल माइंस है तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा. इसको चेकआउट करना होगा कि क्या इसके पास स्किल्ड लेबर है या नहीं है. अगर यहाँ से ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए फैक्ट्री या गोडाउन स्टोरेज चेकआउट करना होगा कि है या नहीं. तो ये सभी एक क्या करेगा, चेकलिस्ट बनाएगा, चेकआउट करेगा. मतलब ये क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि क्या इसके पास सभी ये पर्याप्त रिक्वायरमेंट हैं या नहीं हैं. ठीक है. तो ऐसे ही हम रिसोर्स के लिए प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिससे हम अवेलेबल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएँ और वेस्टेज कम से कम हो, जिससे रिसोर्स डिप्लीशन में कमी हो सके. चलिए, तो इट हैज़ इम्पोर्टेंस. अब हमें नेक्स्ट पेज में जाना होगा. इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resource. मतलब इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि किसी रीजन पे अधिक हैं, किसी रीजन पे कम हैं. ओके, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. ओके, कि अब आगे देखें कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज. मतलब कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कुछ सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बट जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज होती है. ठीक है. और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड और एसेंशियल फॉर एनी कंट्री. तो रिसोर्स प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है. उसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट कि देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज. मतलब ऐसे रीजन जहाँ पर सर्टेन टाइप के रिसोर्स अवेलेबल हैं, उन्हें उस पार्टिकुलर रिसोर्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट मान लिया जाता है, केवल उस रिसोर्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट माना जाता है जो वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल होता है. और कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पर ये रिसोर्स नहीं है पर दूसरे रिसोर्स अवेलेबल हैं. ठीक है. इसके एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स. तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपोजिट्स रिच अमाउंट में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत हैं पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत कमी है. द स्टेट्स ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल endowed with solar and wind energy but lacks in water resources.
और यहाँ पर देखिए जैसे राजस्थान है, राजस्थान पर तो जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है वो पर्याप्त मात्रा पे है। वहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बट जो वाटर रिसोर्स है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए लद्दाख के लिए, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख रेस्ट ऑफ द कंट्री मीन्स इंडिया से अलग है, आइसोलेट होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यह इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। यहाँ पर ये लद्दाख कल्चरल हेरिटेज के लिए तो फेमस है, बट यहाँ पर वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ज़रूरी मिनरल्स हैं उनकी बहुत कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल्स। इसी कारण से यहाँ पर ज़रूरी है कि एक जो रिसोर्स प्लानिंग की जाए वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, अगर यहाँ पर जैसे ये मानते हैं राजस्थान है और यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, और ये हमारा स्टेट एमपी है और हमारे स्टेट में वाटर रिसोर्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये कि हम इनको वाटर सप्लाई करें और ये हमें जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करें। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पैरा पे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, दिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बहुत जटिल प्रोसेस है। अब इसमें जो पहला है फर्स्ट पॉइंट कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब देश के हर रीजन में यह पता लगाना होगा कि कौन सा रिसोर्स और उसका कितना भंडार है, मतलब उसकी कितनी अमाउंट अपने इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि होल कंट्री में सर्वे करना होगा, मैपिंग करनी होगी कि किस लोकेशन पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है और उसकी क्या क्वालिटी है। जैसे अगर आप कोल की क्वालिटी देखते हैं तो कोल की क्वालिटी कैसे चेकआउट करते हैं आप, उसमें कार्बन कंटेंट से, उसमें कितना कार्बन है उससे चेकआउट करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कि उसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उससे आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये पूरा क्या करते हैं आप, मेजर करते हैं, मतलब एक चेक लिस्ट बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. It means कि देखिए हमने यहाँ पर पता तो कर लिया कि कौन सा रिसोर्स कितना है और कहाँ पर है, बट इसको उपयोग में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा कि जिससे हम क्या कर सकें, इन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकें। तो जिसके लिए हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इनको क्या करना होगा, चेकआउट करना होगा, जिससे हमें जो रिसोर्स ना, सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जो अगर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है तो ये पर्याप्त होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होने चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सकें। पॉइंट थर्ड,
मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसमें हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को दूसरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ में क्या करेंगे, मैच करेंगे, कि जिससे जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, कि जिससे हम क्या कर सकें, इंश्योर हो सकें कि जो हमारा प्लान है वो सही है। नेक्स्ट पैरा, India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। और हमारी इंडिया में फर्स्ट 5-year प्लान से ही रिसोर्स प्लानिंग को अचीव करने का टारगेट रखा गया था। डन। नेक्स्ट पैरा, The availability of resources is a necessary condition for the development of any region। कि इसमें बताया गया कि किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर रिसोर्स का अवेलेबल होना एक नेसेसरी कंडीशन है। आफ्टर दिस, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution में hinder development। कि अगर वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो डेवलपमेंट होने में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. It means हमारे देश में ऐसे कई रीजन हैं जहाँ पर रिसोर्स बहुत हैं बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स तो हैं बट जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, इनकम है, वो कम होती है। और ऐसे इसके जस्ट अपोजिट, ऑन द कंट्रारी, कि देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स, मतलब वहाँ पर रिसोर्स कम है, उसके बावजूद भी वहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। मीन्स उनके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को, इन्वेंट्री को दूसरे रीजन से मंगवा कर उसका मैन्युफैक्चरिंग करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं, मतलब वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। कि फॉरेन इन्वेडर्स जो दूसरे देश से हमारे देश में आए, तो वो क्यों आए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वो क्यों आए। तो हमारी कंट्री पे जो रिसोर्सेज थे वो अधिक थे, तो यहाँ पर उनके लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे तो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारी कंट्री पे आए। ठीक है, अब देखिए इस पे कि इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनीज colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। अब देखिए कि यहाँ पर उनके पास, जैसे ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आए, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो आसानी से इंडिया में रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर पाए और अपनी सुप्रीमेसी पावर दिखाते हुए उन्होंने रूल किया। तो ऐसे ही वो अदर कॉलोनीज़ के साथ में करते थे कि वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे
और अपनी कंट्री ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग करते, अपनी कंट्री को डेवलप करते, जबकि जो कॉलोनीज थी वो जैसे ठीक है बैकवर्ड में चली गई। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन किया गया। अब इसके बाद इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन। Therefore, in India, development in general, and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resource and historical experience of the people. तो यहाँ पर देखिए, इंडिया ने अपने कोलोनाइजेशन पीरियड में, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो ऐसे कई फेजेस को एक्सपीरियंस किया, और इसीलिए तो इंडिया में डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि रिसोर्स डेवलपमेंट है, कि अगर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट के लिए केवल रिसोर्स का अवेलेबल होना नहीं है। जबकि इंडिया ने पास्ट में क्या सीखा कि रिसोर्स के साथ में टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट पैरा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आप देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। कि यदि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बिना सोचे समझे बहुत अधिक करने लगते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। अब इन प्रॉब्लम से बचना है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। अब इन प्रॉब्लम से बचना है तो कई लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा। This had been the main concern of leaders and thinkers in the past। और इससे रिलेटेड कई लीडर्स और थिंकर्स ने पास्ट में रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में ही कह चुके हैं। जैसा कि अब आगे देखिए, गांधी जी was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: There is enough for everybody's need. There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. This one is important for exam point of view कि ये जो words हैं किसने कहे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कहा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, मतलब यहाँ पर रिसोर्स सभी के लिए पर्याप्त हैं पर किसी की लालच के लिए नहीं। मतलब अगर कोई लालची पर्सन है तो वो अपनी लालच को, अपनी वांट्स को, अपनी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level। और वह ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स डिप्लीशन के लिए ग्रीडी एंड सेल्फिश लोगों को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार मानते हैं। He was against mass production and wanted to replace it with production by the masses। मतलब
कि वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे कि मास प्रोडक्शन ना किया जाए। वे चाहते थे कि कोई एक पर्सन बहुत अधिक प्रोडक्शन ना करे, उसके जगह पर कई लोग प्रोडक्शन करें जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ऐसा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।